हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं अगेन हमारी जो सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर, जो हम पूरे तरह से कंप्लीट करेंगे 1 डेढ़ साल के, सो दैट जब आपके पास प्रीलिम्स का पेपर आए तो उसको आप अप्रोच कर पाओ। देखो फटाफट से क्विकली हम देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम ना बात करने वाले हैं आज के क्वेश्चन में कि ना रिसर्चर जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी जो आईआईटी बीएचयू और वाराणसी के, उन्होंने डेवलप करा है ग्राउंड ब्रेकिंग लैब ऑन चिप डिवाइस। ठीक है, उससे क्या होगा, अर्ली जो डिजीजेस होती हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगी और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। तो जो उसके और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको करेक्ट इम्प्लीकेशन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देख लो, ये सारे इसके इम्प्लीकेशंस हैं। इसमें ना ई ऑप्शन तक है, ई ऑप्शन तक है इसका। तो देखो इसका पहला ऑप्शन लाइक है कि दिस इनोवेशन ब्रेक थ्रूज होल्ड्स अ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर बाय एनेबलिंग फास्टर एंड मोर रिलायबल लाइक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को दूर करने के लिए नैनो मटेरियल रिलेटेड। अब देखो इस सब मटेरियल से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको वो ना इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, है ना। विदाउट डिटेल आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ पूरी डिटेल, बड़े ध्यान से सुनना। देखो क्या हुआ एक्चुअली, ये सारे ऑप्शंस तभी आप कर भी पाओगे। और ना प्लीज़ मुझे तब तब तक देखो, अब ना बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है यार, ये लोग आप लोग ना कोई मतलब इनिशिएटिव ही नहीं लेते हो। मतलब एक दो बच्चे लेंगे इनिशिएटिव और वही बस लिख के आंसर चले जाते हैं, बाकी बच्चों का कुछ पता ही नहीं होता, कोई आंसर्स वो करते ही नहीं है। तो देखो इस न्यूज़ में क्या था, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, इसमें ना अर्ली जो हमारे न्यूरोलॉजिकल आपके डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसके डिटेक्शन पर मामला चल रहा था। ठीक है, तो आईआईटी और बीएचयू वाराणसी ने मिलकर इसको बहुत अच्छा काम किया, आईआईटी और बीएचयू ने मिलकर, और इससे इन्होंने इनोवेशन निकाली। अब इससे क्या है बेसिकली, दे रियली वांट कि भाई जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो अर्ली स्टेज पे ही ठीक हो जाएं, उसकी मदद चाहे हमें नैनो मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ जाए, और इसके लिए किया जाएगा। इसमें ना मेटलिक आपके मेटलिक नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेटलिक नॉन आपके नैनो पार्टिकल्स, जिसमें कि जो कि ना एटॉमिकली थिन है, वो इसमें आएंगे। और 2D सेमीकंडक्टर्स हैं, वो इनका यूज़ करके आएंगे, टेक्नोलॉजी इसमें आएगी। डोपामाइन वगैरह ये सारे के सारे यूज़ होंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमें ना कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो ये सब बातें नोट कर लो। अब देखो क्या बात है वो समझते हैं। देखो इसमें ना कुछ चीज़ें आई हैं ऑप्शंस में, जैसे देखो इसका तो जो आंसर है वो बिल्कुल ई ऑप्शन है, उसका आंसर सारे ही जो है वो ऑप्शंस करेक्ट हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन कुछ बातों को ना ऑप्शन से ही, इसमें से कुछ चीज़ों को आप समझो। सबसे पहले आप समझो कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है। स्किज़ोफ्रेनिया तो आपको पता है कि वन ऑफ द रेनाउंड हमारी जो फीमेल एक्ट्रेस रही है जिनकी अब डेथ हो चुकी है, परवीन बाबी, उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया होता था और ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, अब लेकिन हमें पार्किंसन डिजीज़ के बारे में नहीं पता होता है जनरली। देखो ये ना एक प्रोग्रेसिव, ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है पहली बात तो। ठीक है, ये क्या करता है, मूवमेंट इम्पेयर कर देता है। इसकी वजह से इमोबिलिटी हो जाती है, मतलब व्यक्ति चल फिर नहीं पाता। इसकी वजह से डिमेंशिया हो जाता है। इसकी वजह से ना ओल्डर पीपल को ज़्यादातर ये होता है, यंग में भी देखने को मिल रहा है। मेन ज़्यादातर पार्किंसन डिजीज़ जो होती है, पार्किंसन डिजीज़ जो होती है वो मेन को ज़्यादा होती है कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, और इसका रेट 25 सालों में बहुत बढ़ गया है। इंडिया में ना ग्लोबल बर्डन पार्किंसन डिजीज़ का 10% बढ़ गया है। तो इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का मैंने आपको बताया एक सिवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें आप ओवर थिंक करते हो, बहुत गलत गलत सोचते रहते हो, आपकी एक इमेजिनरी दुनिया होती है, आपकी इससे लैंग्वेज अफेक्ट हो जाती है, आपका इससे अपना सेंस ऑफ सेल्फ ख़त्म हो जाता है। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों फैक्टर्स से ये आता है, स्ट्रेसेस की वजह से भी ये हो जाता है। तो ये सारी बातों को ना आपको ध्यान में रखना है वाइल राइटिंग द आंसर। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ना डिसाइड करा है कि वो रजिस्ट्रेशन टैक्स को वेव कर देंगे ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स। ठीक है, ये डिसीजन बहुत अच्छा है क्योंकि इससे ग्रीन व्हीकल्स आपके बूस्ट होंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी ये स्टेटमेंट आई है, इससे रिलेटेड क्या क्या सही कोड्स हैं उसको आपको पहचानना है।
अब इस पे भी जानने से पहले देखो, सबसे बड़ी बात, जैसे कि इसमें पहला ही पॉइंट लिखा है कि दिस मूव विल मेनली बेनिफिट कार मैन्युफैक्चरर्स सच एज मारुति सुजुकी, टोयोटा, किर्लोस्कर मोटर, होंडा कार्स एंड कस्टमर इससे 3.5 लाख अपना बचा भी सकते हैं। अब क्या होता है, विल मेनली बेनिफिट की वजह से ना कई बार हमें लगता है कि गलत स्टेटमेंट है, बट आप ध्यान रखना, द स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग। वाकई ही ये इन कंपनीज को बहुत हेल्प कर रहा है, तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने इसमें 8% रोड टैक्स भी लगाया है व्हीकल्स पर, ₹100 10 लाख, एंड 10% टैक्स ऑन व्हीकल्स जो कि 10 लाख के ऊपर वाली गाड़ियाँ, उस पर टैक्स लगाया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये। अच्छा, अब मैंने तीसरे में लिखा है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड व्हीकल्स, तो होते क्या है हाइब्रिड व्हीकल में ना, ट्रेडिशनल इंटरनल इंजन भी होता है और इलेक्ट्रो प्रोपल्जन सिस्टम भी होता है, ताकि आप दोनों तरह से पावर रिसोर्सेज को यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो दोनों बातों को आपने ध्यान में रखना है कि डेफिनेटली ये भी होता है। अच्छा, रोड टैक्स वेवर जो है नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रेटली अफेक्ट स्टेट रेवेन्यू, ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि लो हाइब्रिड कार्स का ही सेल्स हो रहा है। अच्छा, हाइब्रिड व्हीकल ना, एक बात समझ लो, हाइब्रिड व्हीकल से फ़ायदा क्या होता है। देखो, हाइब्रिड व्हीकल से ना, देखो, ईज़ ऑफ ओनरशिप होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, हमें ना बेटर माइलेज मिलेगी देन पेट्रोल कार्स, इसीलिए हम हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2023 में ही स्टेट ने 3 ईयर्स का लिए टैक्स करा था, और जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी एग्जेम्पशन वगैरह भी करी थी, अगर आप ई व्हीकल्स को खरीद लेते हो तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड यहाँ पर मैंने पूरा लिखा नहीं था। हाइब्रिड सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, देखो, एक होता है पैरेलल हाइब्रिड, एक क्या होता है पैरेलल हाइब्रिड होता है, यानी कि जिसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर पावर करते हैं व्हीकल को इंडिपेंडेंटली। एक होता है सीरीज व्हीकल, क्या होता है सीरीज हाइब्रिड व्हीकल। सीरीज हाइब्रिड का मतलब है कि पहले मोटर का इलेक्ट्रिक मोटर जो है वही व्हील को ड्राइव करेगी, और फिर इंजन जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों बातों को ध्यान रखना, हाइब्रिड जो सिस्टम है, हाइब्रिड जो व्हीकल्स है वो दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल, एक होता है सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, कि सारे ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें वो बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जो उत्तर प्रदेश है वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है पल्स के प्रोडक्शन में इन 3-4 ईयर्स। 36% ये इंक्रीज कर रहा है सिंस 2016। ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अच्छा, अब देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश ने सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्स प्रोडक्शन चाहता है, उसके लिए 3-4 साल से ही काम चल रहा है। 2016 तक तो ये चाहते हैं कि भाई इसमें 36% का इंक्रीज भी दिखा, और दिखा भी। अब ड्यूरिंग क्या हुआ, 2016 से 17 का पीरियड, 23 से 24 का पीरियड पूरा कंपेयर करके हमने देखा कि वाकई कई मेट्रिक टन्स में पल्सेस का राइज हुआ है स्टेट के अंदर। मतलब आप समझो 27,200 हेक्टर जो है वो भी हमारा पल्स प्रोडक्शन के लिए क्रॉप्स में काम कर रहा है, और इसके लिए जो मिशन है वो है नेशनल फूड प्रोडक्शन मिशन, नेशनल जो आपका फूड सिक्योरिटी मिशन है, सॉरी, फूड सिक्योरिटी मिशन इसके लिए काम कर रहा है। अब जो टारगेट है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम किया जाए, है ना, इस पे फेयर एमएसपी लगाया जाए, तो ये सारी बातें इसमें चल रही हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है, इसमें आपका मतलब दोनों तरह से ये काम कर रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसमें वो काम कर पाए, और एक लेकर आए इसमें आपको एक सफिशेंसी दे स्टेट को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाओ। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये 2007 में आई थी, ये भी ध्यान रखना। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो आपका मैं बता रही हूँ ना मिशन है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये रिकमेंडेशन पे बनी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, इसी ने चाहा था कि भाई काम ऐसे इस तरह से बढ़ता चला जाए। तो बेसिकली देखो, गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, अगर हम कहें मेनली ऑन दीज क्रॉप्स, तो डेफिनेटली आपका इस पे जो काम कर रहा है वो अरहर उड़द और कल्टीवेशन तो इस पे चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात तो है लाइक। अच्छा, इसमें इनकरेक्ट बोला है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ओनली उड़द और अरहर नहीं है, आपके इसमें मूंग की भी कल्टीवेशन की जाती है, ध्यान रखना। फेयर, बाकी इसमें फेयर प्राइसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पल्स क्रॉप के, ये बिल्कुल सही है। एनएफएसएम एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, बिल्कुल मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर इज ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें 3 दालों पे फोकस कर रही है, अरहर उड़द और मूंग के कल्टीवेशन पे, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे या लॉर्ड जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा के बारे में। देखो, रिसेंटली ना ग्रांड रथ यात्रा लॉर्ड जगन्नाथ स्वामी जी की ऑर्गेनाइज की गई इलाहाबाद में,
तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हैं ना एग्जाम देने के लिए, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडर द ऑस्पाइस ऑफ श्री जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा कमेटी कुडगंज। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस ये कह रहे हैं करेक्ट कोड बताओ। ध्यान से समझना, जो रथ यात्रा है वो कमेंस कहाँ से कहाँ तक हुई, पहले तो ये भी हमें पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक हुई, इस यात्रा में क्या क्या हुआ। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। बिल्कुल सही बात है कि इलाहाबाद में हुआ ही रथ यात्रा कमेंस हुई श्री जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड, जो कि त्रिवेणी मार्ग कुदगंज में है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, इसमें ना आपके नंदी घोष भी रथ थी और चेरियर थे, गरुण देव, बद्री विशाल, ऐसे कई कई नाम के इसमें प्रोसेशंस में लॉर्ड द्वारकाधीश सब लोगों को ले गया। टेबलोस भी लगाए गए थे, झांकियां जिसको कहते हो ना, झांकियां लगाई गई थी राधा कृष्ण की, नरसिंह अवतार की, दामोदर लीला। आप देखो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने यहाँ पर पार्ट नहीं दिया हुआ, बट यू शुड अवेयर अबाउट इट। क्या क्या याद रखो, लिख लो जहां पर भी आंसर्स लिख रहे हो। देखो, इसमें जो टेबलोस थे आपके बारे में पूछ सकता है ना कि टेबलोस जो थे वो आपने कौन कौन से लगाए थे, तो टेबलोस यहाँ पर सारे थे। लाइक राधा कृष्ण का टेबलो था, कौन कौन से टेबलो थे लिख लो। राधा कृष्ण का टेबलो था, इसके अलावा नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार का टेबलो था, ठीक है। इसके अलावा दामोदर, दामोदर लीला करके था। तो ये सारा रथ यात्रा में तीनों टेबलोज लगाए गए, कौन कौन से, राधा कृष्ण, नरसिंह अवतार और दामोदर लीला। अच्छा, क्या ये एनुअली होती रहती है? हाँ बिल्कुल होती रहती है, हर साल होती है रथ यात्रा, हम सभी जानते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ की यात्रा उनके उनके जो एल्डर ब्रदर लॉर्ड बलभद्र थे, उनकी यंगर सिस्टर गॉडेस सुभद्रा थी, उनके साथ पुरी में चलाया जाता है ना। आपको पता होगा टू देयर आंट्स टेम्पल एंड गुंडीचा अबाउट 3 किलोमीटर्स अवे। तो लेजेंड बिहाइंड द फेस्टिवल जो है वो यही है कि गॉडेस सुभद्रा जो थी, उनकी डिजायर थी कि वो अपने आंट के प्लेस में जाए, इसीलिए ये किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अच्छा, अब इसमें क्या है कि अपनी विश फुलफिल करने के लिए लॉर्ड जगन्नाथ और बलभद्र ने कंपनी करके उनको लेके जाते हैं। तो फेस्टिवल जो है ये 12th सेंचुरी कॉमन इरा से ही मनाया जा रहा है। अच्छा, जगन्नाथ टेम्पल की बात अगर आ जाए तो याद रखना, यानी कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। जगन्नाथ जो आपका है ना, ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, याद रखना अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किसने बनाया था जगन्नाथ टेम्पल, तो याद रखना श्री जगन्नाथ टेम्पल बना था बाय द किंग अनंत वर्मन चोरगोंग देवा। अनंत वर्मन, क्या नाम था? अनंत वर्मन चोरगंगा देवा, इन्होंने बनाया था। अब इनके बारे में डिटेल्स में आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि कौन सी डायनेस्टी से आए थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अदर देन जगन्नाथ टेम्पल बनाने से पहले, ठीक है। और क्या क्या इन्होंने किया है वो सारा आपको पॉइंट्स में कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये फेस्टिवल में डेफिनेटली सेकंड डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ मगधा, साढ़ के महीने में मनाया जाता है, जून जुलाई में 9 डेज का फेस्टिवल होता है ये। तो ध्यान रखना ऑल ऑफ देम, और याद रखो इंडिया के स्टेट में उड़ीसा में ये इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट है। टेम्पल जो है उसको व्हाइट पगोड़ा कहते हैं, चार धाम पिलग्रिमेजेस का पार्ट है वो, कलिंगा आर्किटेक्चर पे बेसिस पे बना हुआ है। टेम्पल में हाई बड़ी बड़ी वॉल्स है, 4 गेट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। मेन टेम्पल में 4 तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसमें आपको वेमोसेंक्टम मिलेगा, असेंबली हॉल मिलेगा, फेस्टिवल हॉल मिलेगा, ऑफरिंग हॉल, यहाँ पर जो होता है 56 भोग भी खिलाया जाता है। तो जगन्नाथ टेम्पल को याद रखना, जो जगन्नाथ पुरी टेम्पल है ना, उसको हम ना यामानिका तीर्था भी कहते हैं। याद रखना, यामानिका तीर्था भी कहते हैं, यमा मतलब गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। तो लॉर्ड जगन्नाथ की प्रेजेंस में हिंदुओं का बिलीफ था कि यम के पास पावर होती है गॉड ऑफ डेथ वाली, और जब आप पुरी पहुंच जाते हो तो वो नलीफाई हो जाती है। इसीलिए लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल को एक धाम भी कहा जाता है, 4 धामों में से एक धाम भी है ये। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसपे हम बात करने जा रहे हैं बीएचयू ने ऐसा क्या किया, उसके हम काम पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सारा आपको डिटेल बताएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी एट भारत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एन एनुअल एवरेज डिक्लाइन ऑफ 0.47 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन कार्बन लेवल हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन वाराणसी एंड द सेंट्रल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। क्या कह रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने स्टडी करा है, जिसमें देखा है कि भाई 0.47 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर कार्बन का जो लेवल है वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। वाराणसी के अंदर भी, सेंट्रल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर भी। तो हमें बोला है कि इनकरेक्ट कोड बताना है आपने। अच्छा, इसके ऑप्शंस पे जाने से पहले देखो, इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन, डिक्लाइन इन ब्लैक कार्बन लेवल, डिक्लाइन इन ब्लैक कार्बन लेवल इन वाराणसी।
डिक्लाइन इन ब्लैक कार्बन लेवल इन वाराणसी। ठीक है, ये बेसिकली इनका मेन मकसद था कि ब्लैक कार्बन का जो लेवल है वो वाराणसी से खत्म हो जाए। अब इसकी पूरी कहानी समझ लो कि ब्लैक कार्बन क्या होता है, कैसे ये स्टडी करी जा रही है पूरी, उसके बाद ऑप्शंस आपको तुरंत सिलेक्ट कर लोगे आप। ध्यान से सुनना। कह रहा है इस स्टडी में ना ब्लैक कार्बन का डेटा जनरेट करा गया एरोसोल रेडियोएक्टिव फोर्सिंग ओवर इंडिया प्रोग्राम और इसरो द्वारा। तो देखो हमारा जो पहला ही जो पॉइंट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट कोड करना था, तो नासा का प्रोग्राम बता रहा है, जबकि कौन किसने कंडक्ट किया था, इसरो और एरोसोल रेडियोएक्टिव फोर्सिंग ओवर इंडिया, ARI FIA और इसरो ने मिलके ये काम किया है। तो पहला पॉइंटर ही हमारा गलत हो जाता है, वी आर नीड टू सिलेक्ट ओनली इनकरेक्ट वन। अच्छा, अब इसमें क्या करा गया, ब्लैक कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन को जानने के लिए ही इस पे काम किया गया। क्योंकि इस पूरे उसका ना देखो, पूरे का जो आपका समझ लो एनालिसिस है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम ब्लैक कार्बन के इम्पैक्ट को रीजन में देखें कि उसका फिजिकल असर, ऑप्टिकल असर, रेडियोएक्टिव असर क्या पड़ रहा है। तो स्टडी में रिकॉर्ड हो गया पूरा का पूरा कि ब्लैक कार्बन का जो लेवल है वो कंसिस्टेंट सीजनल डिक्लाइन होता है जब पोस्ट मानसून एवरेज के बाद, कि जब मानसून का सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद पार्शियल डिक्लाइन देखने को मिलता है इसका। तो स्टडी में पाया गया जो ब्लैक कार्बन वाराणसी इन जगहों पर है ये काफ़ी है रादर देन लोकल फैक्टर्स, ये ज़्यादातर जो है वो डिस्टेंट सोर्सेज से आ रहा है। ये भी पता चला कि वहाँ के लोकल के लोगों की वजह से नहीं है, डिस्टेंट सोर्सेज की वजह से है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। कह रहा है कहाँ से आ रहा है, कह रहा है ये पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और साउदर्न पेनिनसुलर रीजन्स की तरफ से देखने को मिलता है। ब्लैक कार्बन क्यों इतनी हम बातें कर रहे हैं, देखो ब्लैक कार्बन को ना हम सूट भी कहते हैं। ये बेसिकली ब्लैक होता है नेचर में, गैसेस से निकलता है, डीजल इंजन और कोल बेस पावर प्लांट के ना जो गैसेस निकलती हैं उसी से ये ब्लैक कार्बन बनता है। जब भी किसी लकड़ी का, फॉसिल फ्यूल्स का पूरी तरह से बर्न कंबशन नहीं होता है ना, तो उसी को ब्लैक कार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ब्लैक कार्बन जो है वो एक तरह का कंपोनेंट है PM2.5 का। प्लीज रिमेंबर, ब्लैक कार्बन एक कंपोनेंट है PM2.5 का, ये ध्यान रखना है हमें। हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है ये। इससे आप समझ लो एब्जॉर्बिंग लाइट को भी ये मॉडरेट कर देता है, वार्म कर देता है। तो ब्लैक कार्बन की वजह से इंसान का हेल्थ, प्रीमेच्योर डेथ भी होती है। इतना खतरनाक है ये इतना छोटा है कि टेबल सॉल्ट से भी छोटा होता है। और अगर ये लंग्स में चला गया तो टॉक्सिक कंपाउंड बन के ब्लड स्ट्रीम में बहेगा और स्ट्रोक मारेगा, हार्ट अटैक मारेगा, ब्रोंकाइटिस करेगा, अस्थमा पैदा करेगा, ये सारे काम करेगा। बच्चों में चला गया तो वहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया वगैरह कर देगा, लंग्स खराब कर देगा। तो ब्लैक कार्बन शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू वार्मिंग द प्लैनेट बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ब्लैक कार्बन याद रखो एक तरह का एरोसोल की तरह भी काम करता है ये। तो बहुत ही खतरनाक है ये, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जैसे ही बहुत ज़्यादा खराब करता है मामला। अच्छा, अब देखो ऑप्शन तो हमें मिल ही गया, फिर भी यू स्टिल नीड टू रीड ऑल ऑप्शंस फन, क्योंकि सारे ऑप्शन बाकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 154 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा साइन किए हैं, जो कि 25,000 करोड़ के ऊपर ये आ रहा है। उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ में पूछा है कि क्या है ये। देखो सही बात है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कई सारी डिफेंस डील करी हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि इंडिया का जो एनुअल डिफेंस है वो तो 1.27 मिलियन है ही, लेकिन इस बार तो यूपी ने भी काफ़ी काम किया। कह रहा एक ना यूपी जो है बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसमें कि समझ लो आप लखनऊ इसमें लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है और आगरा है। 1 2 3 4 5 6 छः के 6 रीजन्स हैं जहाँ पर ये यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें नोडल एजेंसी है यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और उसने 154 मेमोरेंडम से ज़्यादा साइन करे हैं अदानी डिफेंस और एरोस्पेस के साथ मिलकर। और उत्तर प्रदेश एक्टिवली प्रमोट कर रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, और यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया है मेक इन यूपी का, कि वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में ही चीज़ें बने। इसका भी एक और जित हम ना देखो, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो हमारे MSME है ना, कौन होते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको भी इससे फायदा मिले। तो ये सब काम किया जा रहा है। आप समझ लो 35,000 इवन कालाशिनोकोवा AK-203 असॉल्ट राइफल्स वगैरह मंगवाए गए हैं।
अमेठी डिस्ट्रिक्ट में कोरवा फैक्ट्री है, वहाँ पर असेंबल किया जाएगा इसमें। तो इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडियन आर्मी के साथ मिलके काम किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का इंडो रशिया का जो जॉइंट वेंचर है ना, वो लखनऊ में मैन्युफैक्चर करने आ रहे हैं। ब्रह्मोस तो आप जानते ही हो, जॉइंट वेंचर है इंडिया के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट में और रशिया का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं। और देखो उत्तर प्रदेश का जो ये आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं हमारी फॉरेन की डिपेंडेंस खत्म हो जाए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो चाहती है कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। यूपी की जो एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है 2007 में ही आ गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है और यूपी इडा का, वो आपका लखनऊ में मिलेगा, गोमती नगर में पर्यटन भवन है वहां पर। तो याद रखना इसके जो पॉइंटर्स हैं आपको, कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ऐसे ऐसे किया गया था, एक्टिवली प्रमोटिंग कर रहे हैं मेक इन यूपी इनिशिएटिव, बिल्कुल सही बात है। डिफेंस प्रोजेक्ट क्या 6 में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ब्रह्मोस एक ज्वाइंट वेंचर है, बिल्कुल ठीक है। सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल 20 एग्री बेसिकली जंक्शंस हैं, सेंटर्स हैं फॉर ट्रेंड यूथ एग्रीरियंस टू बी ओपनड इन काशी। और सिलेक्ट करना है करेक्ट इसके टारगेट बेसिकली क्या क्या है। देखो काशी में ना एग्री जंक्शन कम्युनिटी सेंटर्स खोले गए हैं। उसमें सही बात है कि 20 ट्रेनिंग सेंटर्स को यूथ के लिए खोला गया है। इससे रिलेटेड टारगेट्स पूछ रहा है कि कौन कौन से टारगेट, बिल्कुल ठीक है। तो देखो डिस्ट्रिक्ट ने टारगेट दिया है कि बी जंक्शन आए और एग्रीएंट्स के लिए काम करें। स्कीम लॉन्च हुई थी 2016-17 में। जो स्कीम है ना, ये एग्री जंक्शंस को हमें आगे बढ़ाना, तो 16-17 में आ गई थी। 23-24 में इसको और ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसमें ना कोशिश की जा रही है कि ना एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस को, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेन डेयरी, सब ना इस पे काम कर रहे हैं। और आईकर और इस पे आपका यूजीसी इस पे मिलके सारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें ना जब बेनिफिशियरी सेलेक्ट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, देखो बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने का देखो तरीका है। जब सिलेक्शन बेनिफिशियरी का हो जाएगा तो उसको 13 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मंथ ट्रेनिंग। तो यही ऑप्शन इसका गलत है। ऑल करेक्ट तो नहीं है यहाँ पर, आई थिंक इट शुड बी इनकरेक्ट होना चाहिए था। तो इनकरेक्ट में सी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो याद रखना इसकी फंडिंग लोकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से आएगी। दोनों बातें समझ में आ गई आपको? अच्छा, आईकार का समझ लो। आईकार एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1929 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर ये काम करती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्लान है टू स्टैब्लिश व्हाट, क्रॉप स्पेसिफिक कमोडिटी बोर्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड, ताकि इसका जो गोल है हमारा 50,000 करोड़ का, कि हम एनुअल एग्रो शिपमेंट्स करें, उससे रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। ये आपके सामने सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं। अब ये था क्या मामला, देखो उत्तर प्रदेश क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड की बातें कर रहा है, और ये यही इसीलिए कर रहा है ताकि फूड प्रोसेसिंग हमारी कैटलाइज हो जाए, हमारी री एनर्जाइज करे, एग्रो वैल्यू चेन एनर्जाइज करे, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्रमोट हो, स्टार्टअप्स प्रमोट हो, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस स्ट्रॉबेरी वगैरह, ड्रैगन फ्रूट वगैरह की डिमांड बढ़े, स्टेट लेवल हॉर्टिकल्चर कमोडिटी बोर्ड सेटअप हो ऑन द लाइंस ऑफ स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडियन जो चैम्बर है फूड एंड एग्रीकल्चर के, उसमें यूपी स्टेट काउंसिल इस पे काम करे, एग्रो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट पे काम करे, गवर्नमेंट एग्रो एक्सपोर्ट फार्मर्स इसको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इवन ये होस्ट करने जा रहे हैं एग्रो वर्ल्ड 2025, ताकि क्या हो, 2025 तक लखनऊ के अंदर ये काम हो जाए। ठीक है, अब देखो इस पे चलो। इसमें सही बात है कि इनिशिएटिव में फार्म प्रोडक्शन की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात की गई है। ये भी बात सही है कि ह्यूज डिमांड हॉर्टिकल्चर स्ट्रॉबेरीज बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, होस्ट ये कब होगा, 2025 में, ना कि 2026 में। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही एक स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है। अब आप मुझे इसके बारे में बताओगे, क्या बताओगे, कुछ इन्फॉर्मेशन बताओगे। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कैसे कंडक्ट किया गया था, कब कंडक्ट किया गया था स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें कितनी कमोडिटी बोर्ड्स हैं, इसका काम क्या है, ये क्या क्या करता है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है व्हाट इज इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम अपने। देखो रिसेंटली जो हमारा हाथरस पे कांड हुआ, बहुत बड़ी गैदरिंग हो गई थी, याद है आपको।
तो रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ पे कॉन्डोलेंस जताया, अपना दुख जताया कि भाई कि वो बहुत ही गलत हुआ, 121 लोगों की डेथ हो गई। अब इससे रिलेटेड आपको करेक्ट कोड चुनने हैं। अब इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ये वाला करंट अफेयर। देखो, स्टैम्पेड का मतलब होता है इम्पल्सिव मास मूवमेंट, यानी भगदड़ मच जाना। तो हाथरस डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर हुआ ये। विक्टिम वर पार्ट ऑफ द क्राउड ऑफ थाउजेंड दैट हैड गैदर्ड नियर फुलई। कौन से विलेज के थे? फुलई विलेज इन दी सिकंदरू एरिया फॉर सत्संग बाय रिलीजियस। आपको याद रखना फुलरई विलेज था ये, तो ये भी ध्यान रखना है। एफआईआर हुई, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पुलिस वहाँ पे जो थे उन्होंने करा अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजर। अच्छा, ऑर्गेनाइजर में ध्यान रखना, एफआईआर तो फाइल हो गई, ऑर्गेनाइजर्स ने हाइड भी किया एविडेंसेस, वायलेशन भी किया कंडीशंस को, 2.5 लाख गैदर कर लिया, और जो कि परमिट था खाली 80,000। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 लाख। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पर भी इनकरेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कम्प्लीटली। अब एफआईआर आप जानते ही हो, रॉन्ग रिटन डॉक्यूमेंट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो भी कुछ हुआ हो तो प्रिपेयर उसको पुलिस ही करती है। अच्छा, तो ये ध्यान आपने रखना है कौन से विलेज में क्या हुआ था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें हमारे पास सामने क्या दे रखा है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड सेट करे हैं बाय जनरेटिंग 1 करोड़ टोकन थ्रू द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट कोड। अच्छा, अब यहाँ पर मामला है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के आईडी का। देखो, इससे रिलेटेड जानकारी पहले समझ लो कि हाईएस्ट टोकन थ्रू ABHA आईडी कैसे आया। उत्तर प्रदेश में देखा यार, 1 करोड़ के टोकन आ गए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी पे। तो उत्तर प्रदेश समझ लो आप पहला ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने की इतने सारे टोकन जनरेट करे हों। फॉलोइंग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश हुआ है। देखो, उत्तर प्रदेश के बाद कौन है? आंध्र प्रदेश है। फिर कौन है? कर्नाटका है। ध्यान रखना है इस बात को। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस हुई 2017 में, सॉरी 7 में, और लेटेस्ट अपडेट कर गई, उसमें पूरा लिखा गया हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। स्टैंडर्ड बड़ा कंसिस्टेंट है, पूरा डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए गए हैं, बड़े नेसेसरी एक्शंस लिए गए हैं, तो बिल्कुल सही है ये। अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है क्या, ये पता होना चाहिए आपको। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी 14 डिजिट का नंबर होता है। क्या होता है? 14 डिजिट का नंबर होता है, जिसको आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स के साथ लिंक करा जाता है, ताकि आप जिस भी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में जाओगे, ताकि वो डिजिटाइजेशन हेल्थ केयर का प्रमोट हो पाए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड्स भी हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे रिसेंटली क्या हुआ कि वाराणसी में एक थ्रेट देखने को मिला है। क्या हुआ? रिसेंटली आफ्टर अ बॉम्ब थ्रेट रिपोर्टेड ऑन वाराणसी के बाउंड, आपके बड़े ही बेचैनी वाला मामला उठा कि भाई वाराणसी का बाउंड इंडिगो फ्लाइट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें कि 176 पैसेंजर्स फ्लाइट में इवैक्यूएट करे गए, इवैक्यूएशन के साथ, इवैक्यूएशन स्लाइड के साथ। अब देखो, इससे रिलेटेड ना इनकरेक्ट कोड जानना है। अब सारी बात पहले घटना समझ लो ये है क्या। देखो, रिसेंटली थ्रेट आया था बॉम्ब का, वाराणसी बाउंड इंडिगो फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब इवैक्यूएशन जो स्लाइड होती है वो क्या होता है, हमें तो मेन ये समझना है ना। इवैक्यूएशन स्लाइड एक तरह की इनफ्लेटेबल स्लाइड है, जो पैसेंजर्स को आसानी से एग्जिट कराती है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर फ्लाइट डोर को ये डोर इज हाई अबव द ग्राउंड खोलकर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें भी ना इवैक्यूएशन स्लाइड में भी ना तरह तरह की होती हैं। एक तो हमने इन्फ्लेटेबल पढ़ ली, एक आपकी होती है इन्फ्लेटेबल राफ्ट। ये भी वही काम करती है, जैसे स्लाइड करती है वैसे राफ्ट काम करता है। एक होता है इन्फ्लेटेबल एग्जिट रैंप, होते हैं, आपने देखा होगा, पैसेंजर्स फ्रॉम सर्टेन ओवरविंग एग्जिट से और आसानी से ग्राउंड की तरफ बेहतर तरीके से पहुंच पाए, उसके लिए भी एक स्लाइड भी होता है। तो वो कॉम्बिनेशन होता है, कई बार रैंप और स्लाइड दोनों इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हो? तो ये सारा मामला था। अच्छा, ये बनता किससे है? ये कार्बन फाइबर से बनता है, जो कि नाइलॉन मटेरियल, ल्यूथरिन और फायर रेजिस्टेंस के रिलेटेड होता है। ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ताकि पैसेंजर्स अगर नॉट एबल टू टीयर देम वाइल डिसेंडिंग, टूट टाट ना जाए। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा होता है। अच्छा, इसके अलावा मामला क्या है कि ये ना इन्फ्लेटेड है विद हाई ऑफ हेल्प ऑफ हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। और इसके सारे ऑप्शन क्योंकि करेक्ट है, तो ना है, कोई गलत है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे ना बेसिक यूरोपियन यूनियन का भी एक बहुत मकसद था काम करने का, तो ऐसा कराया गया, स्लाइड को बनाया गया है। देखो, इससे वजह से कितनी रक्षा हो गई। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे करेक्ट कोड। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टारगेट कर रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ $2 बिलियन इन द सिविल एविएशन सेक्टर। करेक्ट कोड पूछा है।
क्या है ये? उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हम सिविल एविएशन में जी इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या है ये इन्वेस्टमेंट? देखो, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को टारगेट कर रही है 2 बिलियन एंड द सिविल एविएशन सेक्टर। तो अपार्ट फ्रॉम प्रमोटिंग एंसिलरी एक्टिविटी जैसे कि एविएशन ट्रेनिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, एरो स्पोर्ट्स है, प्रपोज की गई है आपकी इन्वेस्टमेंट ताकि डेवलप और अपग्रेड हो पाए एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स। अच्छा, अंडर दी योर फ्लैगशिप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, अपार्ट फ्रॉम 14 स्टेट ओन्ड एयर स्ट्रीम इमीडिएट डेवलपमेंट, स्टेट इज टेकिंग स्टेप्स ताकि 225 रूट्स को ऑपरेशनलाइज करा जाए। 6 एयर स्ट्रिप्स हैं, जैसे अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, चित्रकूट है, श्रावस्ती है, मुरादाबाद है, इसको भी वहाँ पर अपग्रेड बेसिकली फ्लाइट के अंदर करा गया है। गवर्नमेंट इसमें हेलीकॉप्टर टैक्सेस को प्रमोट कर रही है, तो यानी कि सारे ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यहाँ पर अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद, सोनभद्र में एक ऐसा हैंडल फ्लाइट का बनाया जा रहा है। स्टेट में इसने 28,000 रुपये भी लगाए हैं, 28,000 करोड़ रुपए लगाए हैं बल्कि। ठीक है, तो यहाँ पर 20% इससे क्या होगा, फ्लायर्स का राइज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एविएशन सेक्टर को ऐसे बूम मिलेगा, यहाँ बिजनेस टूरिज्म, लेजर टूरिज्म बढ़ेगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये काम कर रहा है। तो 2023 में यूपी टूरिज्म ने राजा जो आपका एयर स्पोर्ट्स के साथ मिलकर यहाँ पर शुरुआत की थी। तो याद रखना, यूपी आप समझ लो, उत्तर प्रदेश आप ये समझो, ये एक मोस्ट फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। 50% का जंप तो आपको 2023 में देखने को मिला। इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स। अच्छा, इसमें एक बात आती है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या होती है? हमने पढ़ा ना, अंडर द फ्लैगशिप ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या होती है ये? आपको याद है, उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने चलाई थी ताकि रीजनल कनेक्टिविटी इनहेंस हो पाए, और ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का पार्ट था। तो 10 साल के लिए एप्लीकेबल थी। इसमें हम यही चाहते थे कि एयर कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज में, रीजनल एरियाज में और अच्छी होती चली जाए। समझ रहे हो बात को? फिर ये बात है, अब स्कीम में था क्या, एयरलाइंस को जो एयर फेयर्स हैं वो 50% कम लेने हैं, 2500 पर घंटा फ्लाइट लेना है। ठीक है, इसमें ये सारी बातें थी, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में, कि इंडिया ने बेसिकली 15 प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ सिंस इंडिपेंडेंस, उत्तर प्रदेश में 17% जो है इंडिया की पॉपुलेशन भी रहती है, और 15 प्राइम मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, जिनका बर्थ प्लेस, सॉरी 17 में से कह रहे हैं कि 5, हाँ 6 पीएम जो है वो उनका बर्थ प्लेस उत्तर प्रदेश है ना? तो मतलब उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन में यही आएगा, ध्यान समझना, इंडिया हैज़ हैड 15 प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस। तो उत्तर प्रदेश में 17% इंडिया की पॉपुलेशन भी रहती है, और 6 पीएम्स का घर भी, बर्थ प्लेस भी यही रहा है। तो 9 पीएम्स हैव रिप्रेजेंटेड उत्तर प्रदेश इन लोकसभा, सम फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्युएंसीज। अच्छा, बिल्कुल सही बात है ये। उत्तर प्रदेश इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट भी है, जानते हो आप, 215 मिलियन पीपल 2011 के सेंसस में। 80 मेंबर्स हैं लोकसभा के, आप ये भी जानते हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उत्तर प्रदेश के हैं वो 20% लोकसभा के वही हैं। अगर उत्तर प्रदेश मिल जाता, फिर उत्तर प्रदेश इज सो इम्पोर्टेंट, यू नो। अच्छा, इसमें 17 ईयर्स का टेन्योर, देखो आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेहरू जी, उनका टेन्योर 17 ईयर टेन्योर नियरली। फिर आपका 15 ईयर ऑफ हिज डॉटर इंदिरा गांधी, 6 ईयर टेन्योर अटल बिहारी वाजपेयी जी का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना? इन सब का तो टेन्योर रहा ही है, आप जानते हो। वाइल अदर पीएम वाज, प्रेजेंट पीएम वाज बोर्न इन गुजरात एंड सब्सिक्वेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। बाकी उन्होंने कॉन्स्टिट्युएंसी अपनी पीएम की यहीं पे चुनी, तो कॉन्स्टिट्युएंसी आपको पता है कि यहीं से रही है। अच्छा, इसके बाद आप देखो, एवरी कांग्रेस लीडर जो रिप्रेजेंट कहाँ से करते थे, यूपी के उससे करते थे। पीवी नरसिम्हा राव बस आंध्रा के थे, मनमोहन सिंह को छोड़ते, बाकी सब यहीं से ही आए हैं। तो उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस भी है, और किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर जीतना होता है डिसाइसिव विक्ट्री, तो वो उत्तर प्रदेश की सीट से ही लड़ता है चुनाव। तो सी हाउ इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश इज। ठीक है, चलो जी आओ। अब उत्तर प्रदेश में हम चलते हैं नेक्स्ट अपना। यूपी में रिकॉर्ड किया गया है 54.03% वोटर टर्नआउट द 6th फेज ऑफ 24 लोकसभा इलेक्शन इन 14 कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ पूर्वांचल। ठीक है, इनकरेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं हम क्या क्या मामला उठा है। देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने ना वोटर का काउंट देखा कि मार्जिनली गिर गया है। अगर आप 2019 के उससे देखो तो गिरा है। डिक्लाइन कहाँ कहाँ हुआ है, कह रहा है वेस्ट की जो यूपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से भी, सेंट्रल से भी, और आपका ईस्ट से भी, मतलब दिखा है एक अच्छा खासा ना डीप दिखा है। फर्स्ट फेज में 61.11% वोटर टर्नआउट था, बाद में वो फिर सेकंड फेज, थर्ड फेज में आते आते वो गिरता चला गया।
और फिर ये कह रहा है कि सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट कोड, तो कोई भी गलत नहीं है, सारे ही ठीक है। तो पूर्वांचल जो रीजन है यूपी के, पूर्वांचल मतलब ईस्टर्न पार्ट जो है, वो क्या क्या होता है, ध्यान सुनना, पूर्वांचल के बारे में बात हो रही है। जौनपुर जो है ना आपका, वो पूर्वांचल में आता है, ठीक है। संत रविदास नगर है, संत रविदास नगर है। आजमगढ़ है, ये भी आपका पूर्वांचल का पार्ट है। वाराणसी पूर्वांचल का पार्ट है। गोरखपुर पूर्वांचल का पार्ट है, ठीक है। बलिया पूर्वांचल का पार्ट है। गाजीपुर पूर्वांचल का पार्ट है, ठीक है। नदन पार्ट ऑफ दिस प्लेन आर फाउंड बाय राप्ती एंड घाघरा रिवर, याद रखना यहाँ पर जो नदन पार्ट है ना इस प्लेन का, वो राप्ती एंड घाघरा रिवर है वहाँ पर। राप्ती खदर यहाँ पर ये सब मिलेगा आपको, सरुमान रीजन मैदान मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, ये सारा यहाँ पर पार्ट आता है, ठीक है। चलिए आइए अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर अपना। देखो 15th क्वेश्चन है ये वाला। प्रयागराज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 9 नोटिस इशू करे टू 9 डिपार्टमेंट्स, हैज इशूड नोटिस टू 9 डिपार्टमेंट्स, चाहे वो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, पब्लिक वर्क अथॉरिटी हो, जल निगम हो, सबको करा। इनकरेक्ट कोड आपको बताना है। अब ये था क्या बेसिकली, देखो प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये निकाला, नोटिस में रिट गया भाई नंबर के डिपार्टमेंट्स के, भाई ये क्या हो रहा है। इम्प्लीमेंट करने को बोला कि ग्रीन कर्टन्स लगाओ, कवर करो कंस्ट्रक्शन साइट्स को, स्प्रे करो पानी, और एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, उस पर भी एक्शन लेने को बोला, और जिसने नहीं किया उसको रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो करा जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग था, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के द्वारा ये मामले चल रहे हैं, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इनकरेक्ट ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। एयर पोल्यूटेंट्स का नाम बताने हैं, चलो बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनके नाम लिखोगे आप और कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ योर एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बाय स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी इन FY 2024 एंड करेक्ट गाइडिंग स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बेसिकली करेक्ट करना है, करेक्ट कोड आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए अब हम इस पे मामले पे पहले चलते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू, अगर आप उत्तर प्रदेश ने ना, देखो एक बात तो ध्यान रख लो, उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है किस चीज़ में, इन ट्रांसमिशन लाइन एडिशन, ट्रांसमिशन लाइन एडिशन में, ठीक है। क्या होता है ये समझते हैं। देखो उत्तर प्रदेश पावर जो ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, उसने exceeded other state utilities by adding 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन का बढ़ाया है। गुजरात वालों का भी कम था, अब तो हमारा सबसे ज़्यादा यूपी का ही हो गया है। तो यूपी में ये काम हुआ है, इसलिए यूपी में ये काम करा गया है, ट्रांसमिशन इसके बढ़ाए गए। तो इसमें मेरे ख्याल से आपसे पूछा क्या था, करेक्ट कोड पूछा था, तो सारे ही करेक्ट हैं इससे रिलेटेड, कोई यहाँ पर इनकरेक्ट मामला है ही नहीं, क्योंकि यूपी जो आपका ये है ना पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे 20% से भी ज़्यादा अच्छा इन्हांसमेंट यहाँ पर करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अभी, उत्तर प्रदेश का 4.0 पे। देखो उत्तर प्रदेश का जो नोडल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसने ना टेक्नोलॉजी विद मेजर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के साथ टाई अप करा है, ताकि इनका फ्यूचर वर्कफोर्स और ये सब काम कर पाए। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सारा मुद्दा समझते हैं। देखो सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड, पूरी बात समझ लो। उत्तर प्रदेश का जो इंडस्ट्री 4.0 है मामला जो है वो क्या है, उसमें ना AI का इस्तेमाल किया जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, और फ्यूचर वर्कफोर्स को उसी हिसाब से चलाया जाएगा। अच्छा ये किस स्कीम के अंडर सारा काम चल रहा है, तो याद रखना वन डिस्ट्रिक्ट वन इंक्यूबेटर स्कीम, वन इंक्यूबेटर स्कीम के तहत ये काम किया जा रहा है। AI की इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, $5 बिलियन तक ये पहुंचेगा बाय 2027। उत्तर प्रदेश भी इस पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ाना चाहता है, इसमें इंटेलिजेंट डिजिटल तरह के काम किए जाएंगे, इसमें 108 यूनिकॉर्न्स भी हैं, चाहे वो पेटीएम वगैरह सारे यूज़ किए जाएंगे। तो याद रखना इंडस्ट्री 4.0 का मतलब बेसिकली क्या है, कि हम इसमें दो काम करने वाले हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो भी इंटेलिजेंट वाली, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लेकर आएंगे। इसमें AI, रोबोटिक्स, बिग डेटा, ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाएगा।
स्टेट हैज़ अ कंट्रीज फोर्थ लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, याद रखना स्टेट का चौथा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है यहाँ पर। इसीलिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे हम ये काम कर पाएँ। जो इसका आंसर है, करेक्ट कोड हमें ढूँढना था, वो क्या है? डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे अब हम चलते हैं। यूनिकॉर्न अच्छा समझते हो भैया? इसमें एक वर्ड आया, सॉरी, यूनिकॉर्न एक वर्ड आया अभी यहाँ पर। यू नो व्हाट इज़ यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न का ध्यान रखना, ऐसा प्राइवेट फर्म जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन US डॉलर से जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे फिनटेक्स होते हैं, एडटेक्स होते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, B2B कंपनीज होती हैं, उनको ये एंटिटी दी जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिएटिव सोल्यूशंस निकाले हैं, न्यू बिजनेस मॉडल निकाला है, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? पढ़ते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ, वर्कशॉप चलाई गई, होस्ट की गई बाय नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, गाजियाबाद में हुई। उन्होंने कोलैबोरेशन किया ITU के साथ। इससे रिलेटेड इनकरेक्ट कोड आपको ढूंढना है। क्या है ये? वर्कशॉप हुई थी ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड IPR से रिलेटेड। ठीक है, 17 सोसाइटी ये थी बेसिकली। अब इसमें क्या हुआ, वर्कशॉप में ना हाईलाइट करा गया कि क्या क्या IPR की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब जो ये काम क्या क्या कैसे कैसे करता है, तो इसमें वर्कशॉप हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेफिनेटली ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड ऑल, इस पे बात की गई थी। और इट हैज़ प्रोवाइडेड दी बेसिकली ऑल ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में, सारा इसके ऑप्शंस ठीक है, तो इसमें नन आएगा आंसर। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। और जॉइंट रेड हुआ अगेंस्ट सैंड माफिया और माइनिंग डिपार्टमेंट वगैरह के बीच में, और ये आपकी यमुना बैंक इन लोनी पचेरा में हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। न्यूज़ है क्या ये बेसिकली? देखो ये ना बेसिकली इलीगल माइनिंग हुई है यमुना बैंक पे, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। क्या हुआ है, जो सेक्शन है ना लैंड का, उसमें 15 किलोमीटर लोनी का जो लगता था यमुना, इसमें पचीरा, बदरपुर और सौरा विलेज सब आते थे इसमें। इलीगल सैंड माइनिंग जो हुई है वो 1.5 किलोमीटर जो लीज एकड़ लैंड था ना पचेरा का, वहां पर की गई है। अब टू इंश्योर सस्टेनेबल रिवर सैंड माइनिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि हम माइनिंग पिट्स को रीफिल कर दें। जब सैंड का एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, उसी टाइम पे रिप्लेनिश भी कर देना चाहिए, तुरंत ही उस पर काम कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो फ्लडिंग वगैरह झेलनी पड़ेगी, और डैमेज करेगा वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से। तो यमुना रिवर का तो आपको पता ही है, मेजर ट्राइब्यूटरी है गैंगस की नदर इंडिया में। और यमुना गंगा का प्लेन कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव वैल्यूएबल प्लेन है। सोर्स यमुनेत्री ग्लेशियर है इसका, बांदरपूछ क्रेस्ट पे लोअर हिमालयन रेंज पे मिलती है। इसका बेसिन आपको मिलेगा संगम में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट डैम है आपके, क्योंकि यमुना बहुत ज़्यादा आ रही है ना, तो यमुना के डैम याद रखना। लखवार व्यासी डैम है ये आपका उत्तराखंड में है। एक हरियाणा में डैम है तेजेवाला बैरेज डैम है, इसकी ये ट्राइब्यूटरी आए हैं तो याद रखना, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सारी इसकी आपकी ट्राइब्यूटरीज हैं। सैंड माइनिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? सैंड माइनिंग का मतलब होता है, इसका डी ऑप्शन में आंसर, कि आप ना प्राइमरी नेचुरल सैंड को रिमूव कर रहे हो। समझ रहे हो, नेचुरल एनवायरनमेंट वाली जो सैंड है उसको रिमूव कर रहे हो आप। और इससे क्या होता है, इकोसिस्टम और कम्युनिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है करने के लिए। अच्छा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रयागराज ने सेकंड सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल लैब जो है वो खोला है, ताकि वाइटल फैसिलिटी और डेंगू का डायग्नोस हो पाए। इनकरेक्ट पॉइंट आपको चुनना है। देखो करेंटली जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना प्रयागराज का, उसी ने ये काम करा है। और एट द वर्कशॉप ऑफ MLN कॉलेज ऑब्जर्वेशनल नेशनल डेंगू डे, ये डिस्कस किया गया कि कैसे कैसे इस लैब को करा जाएगा। और इसकी जो थीम थी वो थी टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी एंड कंट्रोल आपके दिस डेंगू। तो इसमें आंसर सारे ही इनकरेक्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ऑल आर करेक्ट बेसिकली। ठीक है, तो डेंगू पता ही है आपको, एक ऐसा मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज जो डेंगू वायरस से होता है, एडिस इजिप्टी, आपको पता ही है इसका जो वो काटता है जो मॉस्किटो, वो होता है एडिस इजिप्टी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, मॉस्किटो ऑल्सो ट्रांसमिट चिकनगुनिया, येलो फाइबर, जिका इन्फेक्शन भी करता है। तो ये फैला सडन, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, डेंगू में सडन हाई फीवर हो जाएगा, बहुत हेडेक होगा, बहुत पेन होगा आपको आंखों में, बोन्स में बहुत तकलीफ होगी, मसल पेन होगा, ये सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं अगर ये होता है तो गाइज आज हमने अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, आप दोगे जवाब दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ रहे हैं। सिर्फ बोल के मत निकल जाया करो कि मैम उत्तर प्रदेश के लिए प्लीज़ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करा दो, तो प्रिपेयर कराया जा रहा है तो उसमें प्लीज़ कोऑर्डिनेट विद मी। So thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.